Hello students, कैसे हैं आप सब? Today in this video we are going to continue our chapter 1 electric charges and fields. Previous video में हमने continuous charge distribution के बारे में पढ़ा था और उसकी तीनों types सीखी थी. कौन कौन सी थी types? The number one type was linear charge distribution, which deals with the charge which is spread over one dimensional thing. Then surface charge distribution, which deals with the distribution of charge over a surface, two-dimensional surface. Then third, volume charge distribution, which deals with the spreading of charge over a three-dimensional object. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कूलम फोर्सेस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के फॉर्मूलाज हैं वो कैसे वेरी कर जाते हैं. तो सबसे पहले मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस लेता हूं. आई सपोज अ लाइन ऑन विच द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड. इमेजिन कर लेते हैं कि इस सरफेस के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है. मैं यहां पे इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन काट लेता हूं, लाइक दिस पोर्शन. लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज dl और ये चार्ज कितना कंटेन करती है, dq. लेट्स से दिस dl स्मॉल पोर्शन ऑफ होल वायर हैज लेंथ dl एंड चार्ज कंटेनिंग dq. अब मैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो कितनी फोर्स लगाएगा ये एलिमेंट, और यहां पे P पॉइंट पे इस एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सब फाइंड आउट करना चाहता हूं. तो दोनों ही काम करने के लिए मुझे यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख देना चाहिए. लेट्स से मैं उसको क्या बोलता हूं, Q0. दैट इज Q0 इज द टेस्ट चार्ज बीइंग प्लेस्ड एट पॉइंट P. तो सबसे पहले हम यहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेंगे. सिंबल था इसका लैम्डा और डेफिनेशन क्या थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो लेंथ यहां पे कितनी सपोज की, dl, और चार्ज कितना कंटेन हो रहा है, dq. तो लैम्डा कितना आ गया, dq बाय dl. लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1. अब इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिस पे dq चार्ज है, इसकी वजह से टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, स्मॉल सी फोर्स लगेगी क्योंकि ये स्मॉल सा एलिमेंट लिया है. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर मैं यहां पे वो स्मॉल फोर्स df फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो क्या आनी चाहिए, k टाइम्स, विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम. अगर यहां पे वैक्यूम या एयर है तो ये होगा 1/4 pi epsilon naught. First charge, let's say the first charge is charge contained on this wire, this small portion dl, into charge दूसरा जो कि Q0 है डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस मैं r ले लेता हूं और उसी तरफ इसकी डायरेक्शन ले लेता हूं. सो आई टेक r² इनटू r कैप. अगर मैं यहां पे यूनिट वेक्टर लगा दूं तो मुझे यहां पे क्या लगा देना चाहिए, एन एरो व्हिच रिप्रेजेंट्स द वेक्टर df. अच्छा, ये तो हो गया छोटा सा हिस्सा, उसकी वजह से थोड़ी सी फोर्स. अगर मुझे यहां पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे पूरी वायर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने चाहिए, dl 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 dl, और सभी के लिए इस टेस्ट चार्ज पे क्या फाइंड आउट कर लेनी चाहिए, फोर्स. और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हुए अगर मैं यहां पे टोटल फोर्स F देखना भी चाहता हूं तो मुझे ये सभी df's का क्या कर लेना चाहिए, वेक्टर सम. और वो छोटे छोटे पोर्शंस को ऐड करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट करना. अब अगर यहां पे हम df की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर दें तो ये कितनी आएगी, इट विल बी k टाइम्स, k तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है. टेस्ट चार्ज सभी के लिए सेम होगा, अंदर क्या बचेगा, dq बाय r² इंटू r कैप. r सबके लिए वेरी करेगा, ठीक है. अच्छा, अब dq की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकते हैं, कितनी, लैम्डा dl. तो फोर्स का एक्सप्रेशन यहां पे बन जाएगा k q0, ये बनेगा लैम्डा dl बाय r² इंटू r कैप. तो ये तो हो गया आपका फोर्स का एक्सप्रेशन, राइट.
अगर यहीं पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइंड आउट करना हो इक्वेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो F बाय क्यू नॉट करूंगा तो ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और E का एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे? K लैम्डा dl बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दीज एक्सप्रेशंस, क्योंकि जब भी हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन सीधे वहां पे यूज करने चाहिए। हालांकि हम बेसिक से चल सकते हैं, बट टू सेव टाइम वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस। चलिए अभी आ जाते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये मैंने एक शीट ली है, जस्ट लाइक लेट्स से दिस सरफेस, टॉप सरफेस ऑफ द नोटबुक, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, ठीक है। इस शीट की वजह से मैं यहां पे लेट्स से एट दिस पॉइंट P कूलम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देना चाहिए, मैंने क्यू नॉट रख दिया। तो इस पूरी शीट को एक साथ लेने की बजाय पहले इसका एक छोटा सा पोर्शन सपोज कर लेता हूं। लेट्स से आई टेक दिस पोर्शन, दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग चार्ज, तो मैंने वैसे ही रेज कर दिया, और इसका एरिया कितना सपोज कर लेता हूं ds, और ये चार्ज कितना कंटेन कर रही है? dq। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे, इस छोटे से पोर्शन की वजह से उस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कितना लगेगा वो फाइंड आउट कर लूं तो टोटल फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। लेट मी से कि ये डिस्टेंस कितना है r, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का ख्याल रखते हुए r वेक्टर लिख देता हूं। तो प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा डिफाइन करूं किस चीज के लिए? इस छोटे से पोर्शन के लिए, तो चार्ज कितना कंटेन किया है इसने? dq, और एरिया कितना है इसका? ds। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पोर्शन की वजह से स्मॉल फोर्स लिखूं तो वो कितनी आनी चाहिए? दैट मस्ट बी k टाइम्स द चार्ज कंटेन्ड बाय दिस स्मॉल सरफेस एलिमेंट। कितना चार्ज कंटेन कर रहा है ये? dq, और दूसरा चार्ज कौन है? q नॉट, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे r कैप आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे पूरी शीट की वजह से फाइंड आउट करना है तो ऐसे सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा जिनके लिए ये फाइंड आउट करूंगा, सबको क्या कर देना चाहिए? ऐड, और टोटल फोर्स आ जाएगी फिर मेरे पास यहाँ पे। तो टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, इन सभी df एलिमेंट्स का वेक्टर सम ले लेना है इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, इट विल कम आउट टू बी k कांस्टेंट है, df की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो k तो कांस्टेंट रहेगा सबके लिए, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से एज इट इज सेम। और यहाँ पे क्या बचेगा? इसके अलावा k के अलावा और क्या चीज आ सकती है बाहर? चार्ज भी बाहर आ जाएगा q नॉट, क्योंकि वो भी सबके लिए सेम रहेगा, ये टेस्ट चार्ज तो सेम रहेगा सबके लिए। अच्छा, अंदर क्या बचने वाला है? एक तो ये स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय, साथ में क्या था ये यहाँ पे r स्क्वायर, और साथ में r कैप। अच्छा, इस dq की वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितनी आ जाएगी? लैम्डा ds। सो द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स विल टर्न आउट टू बी k q नॉट सिग्मा ds बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। ये हो गया फोर्स का एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर यहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना हो तो उसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता है कि क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि इसी फोर्स के एक्सप्रेशन को क्यू नॉट से क्या कर देना चाहिए? डिवाइड। अगर डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बचेगा? k सिग्मा ds बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। दिस इज हाउ वी कैन लुक फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का एक्सप्रेशन सरफेस चार्ज के लिए भी फाइंड आउट कर दिया। अभी यहां पे क्या आ जाता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा देखने में ऐसा लगेगा कि शीट और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि दोनों ही मैंने किस पे ड्रॉ किए हैं? बोर्ड पे। पर मेरे पास एक यहाँ पे एक यहाँ पे लिमिटेशन है कि बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो मैं अगर किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को भी दिखाना चाहूं तो वो भी मुझे 2D में दिखाना पड़ेगा। दरअसल ये कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी आप सिर्फ फ्रंट साइड देख पा रहे हो। अच्छा, यहां से मैं क्या करता हूं? एक एलिमेंट कट कर लेता हूं, एक एलिमेंट पीस कट कर लिया। ये एलिमेंट भी आपको 3 डायमेंशनल ही कट करना है।
अच्छा इसको मैं दिखा सकता हूं यहां पे, चलो somehow I try to show it। इस तरह से ये एलिमेंट 3 डायमेंशनल एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। इस एलिमेंट के ऊपर, इस एलिमेंट का वॉल्यूम मान लेते हैं कितना dv, और इसके ऊपर चार्ज कितना स्प्रेड है dq। अगेन इस एलिमेंट की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहूं कि कितनी फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मुझे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टेस्ट चार्ज रख देना चाहिए Q0। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर अभी हम यहां पे क्या करेंगे कि सबसे पहले तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, दैट इज सिग्मा, सॉरी दैट इज रो। क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अभी चार्ज यहां पे कितना है छोटे से पोर्शन पे dq, और इसका वॉल्यूम कितना है dv, राइट। तो इस छोटे से पोर्शन के लिए सबसे पहले कूलम्स लॉ लगा के फोर्स फाइंड आउट करेंगे। कहां पे? P पॉइंट पे। कितनी आएगी? K टाइम्स द चार्ज कंटेन्ड बाय फर्स्ट पोर्शन दैट इज dq इनटू चार्ज कंटेन्ड बाय सेकंड पॉइंट, वो कितना है? Q0। इनके बीच का डिस्टेंस वही r वेक्टर सपोज कर लेते हैं, सो r स्क्वायर इनटू डायरेक्शन बताने के लिए r कैप, राइट। अच्छा, अगर मुझे टोटल फोर्स निकालनी है तो सभी एलिमेंट्स को क्या कर देना चाहिए? सम अप कर देना चाहिए इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब इनको सम अप करेंगे, k सबके लिए कॉमन है, Q0 सबके लिए कॉमन है, बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा? सिर्फ dq बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। dq की वैल्यू अगेन आप यहां पे इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। dq की वैल्यू जब इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करें तो वो क्या आती है? रो dv। So this F will turn out to be K Q0 rho dV by R square into R cap। ये आ गया टोटल फोर्स का एक्सप्रेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, we know that इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये Q0 जब इधर डिवाइड होगा तो Q0 से Q0 कैंसिल, और ये एक्सप्रेशन फाइनली आपके पास क्या बचेगा? K dV by R square into R cap, right? This is the expression for the electric field। तो जैसे ही हमारे पास ये तीनों डेरिवेशंस खत्म होती हैं, हम देखना चाहते हैं कि बोर्ड यहां से कैसी प्रॉब्लम्स पूछता है। इनके एज सच आने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट अगर यहां पे मैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, which are also one of them is also the part of NCERT problems। तो हम एक बार उन प्रॉब्लम्स को यहां पे देख लेते हैं क्या आएंगे। लेट्स से फर्स्ट प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। So the first problem that we have is obtain the formula for electric field due to a long thin wire, this is long thin wire of uniform charge density lambda। इस लाइन चार्ज की जो डेंसिटी है वो लैम्डा है, विदाउट यूजिंग, यहां पे एक नया सा नाम इंट्रोड्यूस हो गया, इसको देख के घबराना नहीं है, हमने गॉस लॉ पढ़ा ही नहीं जब, तो उसको यूज कहां से करेंगे? ठीक है, इसकी कहानी थोड़ी बाद में बताता हूं। पहले तो हमें ये पता है कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है जिसपे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, इसकी डेंसिटी लैम्डा है, ये लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब है कि पता नहीं कितनी लंबी, इट कैन बी इनफाइनाइटली लॉन्ग, सिंपल सी बात ये है। तो इसको ना मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख लेता हूं, मिड में ओरिजिन पे रख लेता हूं, मतलब आधी वायर इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और आधी वायर उधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहां पे अगर मैं लिमिट देखूंगा तो ये बनेगी माइनस इन्फिनिटी, और जहां से शुरू हो रही है और खत्म कहां पे हो रही है? एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन कर ली हम, सिंपल सी यहाँ पे असम्पशन ले ली हमने, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की। अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे पहले कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लो, ये लो कर लिया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चूज पी। इस पी पॉइंट पे मैं वायर के किसी एक पोर्शन, यहां पे मुझे एक पोर्शन सपोज कर लेना है, लेट्स से आई चूज दिस स्मॉल पोर्शन। ध्यान से देखना, प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये तो आगे भी यूज होनी है जब ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा गॉस लॉ। ठीक है, तो वहां पे आपसे पूछूंगा मैं, ये यहां पे मैंने एक स्मॉल सा पोर्शन ले लिया dx,
इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना भी चाहूं तो सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, लेट्स से दिस एंगल मेड इज थीटा। अब इस पोर्शन की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसको मैं डिनोट कर लेता हूं डीई के साथ, ड्यू टू स्मॉल पोर्शन dx, और वी कैन टेक dl व्हाटएवर। अच्छा, O से इस एलिमेंट का डिस्टेंस x है, O से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो y है, ये भी आपको यहाँ पे लिख के चलना है। अभी एक बात पे ध्यान दो, ये जो DE एलिमेंट है, ये जो DE इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस एलिमेंट, इट इज गोइंग इन दिस मैनर। दिस DE वेक्टर इज नीदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल, ये ऑब्लिक वेक्टर है। और +1 में सीखा है कि ऑब्लिक वेक्टर्स को क्या कर लेना चाहिए, ब्रेक कर लेना चाहिए। तो ऑब्लिक वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूं भी तो ये एंगल हो गया थीटा, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, इस तरफ कंपोनेंट होगा DE cos थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा DE sin थीटा। डू यू एग्री विद मी? वेक्टर रेजोल्यूशन हमने पढ़ी है। अच्छा, अब क्या करो, O से x दूरी पे, जैसे इधर एक एलिमेंट सपोज किया था, O से x दूरी पे ही इस तरफ एक एलिमेंट सपोज कर लो। अगर उतने ही डिस्टेंस पे इमेजिन कर लो कि मैं एक और एलिमेंट सपोज कर लेता हूं यहां पे, तो क्या होने वाला है? इफ आई चूज एट सेम डिस्टेंस वन मोर एलिमेंट, तो इस एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ड्रॉ करके दिखाऊं एक बार, चलो थोड़ा रफली सा कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे होगा, इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को होगी। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी उतना ही है, तो ये एंगल भी कितना हो गया थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो ये जो DE सेकंड वाला एलिमेंट है, इसकी वजह से भी कॉस कंपोनेंट उधर को होगा और साइन कंपोनेंट किधर को हो जाएगा, इधर को। नाउ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल। इन दोनों एलिमेंट्स की लेंथ क्या है, सेम, dx। तो ये चार्ज भी क्या करते हैं, सेम कंटेन करते हैं। अगर ये एलिमेंट dq चार्ज कंटेन कर रहा है तो ये एलिमेंट भी dq चार्ज कंटेन करेगा। दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उनके साइन कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। दोनों के कॉस कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो जाएंगे, एड अप। तो इन नटशेल what do I want to say here? I want to say here कि इस लाइन चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ कॉस कंपोनेंट्स की वजह से होगा, साइन कंपोनेंट्स तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो ये बात बड़ी सिंपल है कि सिर्फ यहाँ पे कौन फायदेमंद है हमारे लिए, कॉस कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखना है तो मुझे पता है कि वो सिर्फ मेरा कौन से कंपोनेंट्स की वजह से है, DE cos थीटा कंपोनेंट्स की वजह से। और अगर अभी मैं यहाँ पे सभी चीजें सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसको हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा था कि बाहर रहता है, यहाँ क्या आ जाता होता है, लैम्डा dx, ये एलिमेंट की लेंथ, डिवाइडेड बाय ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये वाला डिस्टेंस डायरेक्टली तो हमारे पास है नहीं, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझेंगे नहीं? अच्छा, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा कंपोनेंट। कॉस थीटा को भी इसी ट्रायंगल से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अभी क्या कर लेना है, जो चीजें बाहर आएंगी उनको एक बार बाहर निकालना है। लैम्डा के तो ऑलरेडी बाहर है, लैम्डा कैन स्टे आउट। अच्छा, यहाँ पे dx क्या था, स्मॉल लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अगर आप पूरी वायर लेके चल रहे हो तो उसकी स्प्रेडिंग कहाँ से कहाँ है, उसकी स्प्रेडिंग -∞ से लेके +∞ तक है। तो मुझे यहाँ पे अगर x की लिमिट्स लेनी है तो मुझे -∞ से +∞ तक लेके जानी होंगी। अच्छा, अभी इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। What do I want to say? कि अगर मैं यहाँ पे E लिख लेता हूँ, which is k lambda इंटीग्रेशन ऑफ dx x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू यहां से ले लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से आ जाएगा ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन बनाइए
तो इस बेस की कितनी है मेजरमेंट y, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है, इट इज अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा यहां पे पावर 1/2। बेटा मैं सिंपली बोल रहा हूं cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है y, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, यू नीड दिस लेंथ, ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगी, दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये जो पावर 2 थी इधर आके क्या बन जाएगी अंडर रूट, इसीलिए पावर मैंने क्या लिखी यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी लिखी है 1/2। अच्छा अभी यहां पे ट्रिक लगाने वाले हैं जो कि रिलेटेड है इंटीग्रेशन से। एक सिंपल वे से समझाता हूं। लेट्स से हमारे पास यहां पे ये एक नोटबुक है और ये क्या है y एक्सिस है, तो ये माइनस इन्फिनिटी वाला पॉइंट था, इस साइड का एज, और इस साइड का एज क्या था प्लस हाफ। इस तरह की इंटीग्रेशन को सॉल्व करना मुश्किल है। यहां पे एक सिंपल सी ट्रिक लगाता हूं, अगर इस नोटबुक को मैं फोल्ड कर दूं तो मैंने अपनी वायर को क्या कर दिया हाफ, तो इस चीज को अकोमोडेट करने के लिए मुझे आगे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 2 के साथ। किसके साथ 2 के साथ, क्योंकि अभी मैंने वायर हाफ कर दी ना, तो मैं आधी वायर के लिए काम करूंगा, जितनी चीज आधी वायर के लिए आएगी उतना सेकंड हाफ के लिए आएगी, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए ट्वाइस से मल्टीप्लाई पहली कर दो। अब आपकी लिमिट्स कैसे चेंज हो गई बड़ी चालाकी से, यहां से शुरू हुई जहां पे y एक्सिस था और यहां पे खत्म हो रही है, तो 0 से लेके आपकी लिमिट्स कहां होगी इन्फिनिटी। तो इस तरह इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी था, ये y एक्सिस था ओरिजिन पॉइंट। अगर नोटबुक को यहाँ पे क्लोज कर दूं तो लेंथ हाफ हो गई, उसको अकोमोडेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट्स 0 से यहाँ पे क्या हो गई इन्फिनिटी हो गई। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगाई है, घबराओ मत, सिंपल सी इंटीग्रेशन है, बस थोड़ी चीजें याद रखनी है। अच्छा अभी जो चीजें बाहर आ सकती हैं एक बार उनको क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं। आई वॉज थिंकिंग वन मोर थिंग, कैसा होगा अगर हम यहाँ पे cos थीटा को सब्स्टिट्यूट ही ना करें, वाई, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना मैं ये सब बदलने वाला हूं यहाँ पे। सो लेट्स नॉट सब्स्टिट्यूट cos थीटा हियर, लेट्स कीप इट cos थीटा। ठीक है, इसको सिंपली यहाँ पे cos थीटा ही रखते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं करते, आसान हो जाएगा आपका काम थोड़ा सा, आई प्रॉमिस यू फॉर दैट। अच्छा अभी इस इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगी, x को पुट कर दो y tan थीटा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर इससे क्या फायदा होगा, थोड़ी सी वेट कर लो बस। अच्छा x इज इक्वल टू y tan थीटा किया ना पुट, यहां पे इसको जरा क्या करो, इसको x इज इक्वल टू y tan थीटा, अगर मैं इसको यहां पे क्या करूं डिफरेंशिएट करूं तो ये y तो सेम रहने वाला है, ये तो नहीं बदल रहा, बस एंगल बदल जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट, साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा, ये y तो वैसे ही रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अभी इन सब चीजों की यहाँ पे हम क्या कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। अगर यहाँ पे ये चीज मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बनने वाला है, आई एम गोइंग टू गेट E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के लैम्डा इंटीग्रेशन के अंदर। अच्छा जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहां पे चेंज ऑफ लिमिट भी होगा, इसको ध्यान से समझ लो। चेंज ऑफ लिमिट कैसे होगा, जब आपकी x की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहां पे x की वैल्यू 0 भरो, x की वैल्यू 0 भरने पे आपको ये मिलने वाला है 0 अपॉन वाई अगेन 0, तो tan थीटा यहां से क्या बन गया 0। अब tan थीटा 0 कब देता है, जब थीटा खुद क्या हो 0 हो, तो लोअर लिमिट जो आपकी पहले 0 थी वो अब भी क्या है 0। अच्छा अगर आपकी अपर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी, अगर अपर लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी है तो जरा अपने आप x की वैल्यू यहाँ पे क्या भर के देखो, इन्फिनिटी भर के देखो। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी सपोज करता हूं तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू y tan थीटा आएगा, तो 0 अपॉन इन्फिनिटी अगेन बिकम्स इन्फिनिटी,
tan theta is equal to infinity. Now you very well know from the tables कि tan theta infinity रिजल्ट कब देता है, जब थीटा कितना हो 90 यानी कि पाई बाय 2। ये लो, एक सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन से आपकी जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो गई। अच्छा, अभी ये आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल, तो यहां पे ये इंटीग्रल क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इसमें सारी। e इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के लैम्डा, लिमिट चेंज हो गई, अभी पहले 0 टू इन्फिनिटी थी, अब हो गई 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। dx की जगह पे क्या आएगा, y सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y tan थीटा, तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस साथ में तो y स्क्वायर था ही। अच्छा, एक और चीज भूल गए हम, ये cos थीटा जिसको हमने कहा था कि ऐसे ही रख लेते हैं, काम आसान हो जाएगा, लो ऐसे ही रख लिया। अच्छा, डिनोमिनेटर ध्यान से देख रहे हो, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है। अच्छा, तो कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ पे एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देंगे और यहाँ बंद कर देता हूं। तो अभी अगेन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड यू नो दैट व्हाट इज tan, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब जरा कैंसलेशन कर दो, क्या क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसल्ड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1y इज कैंसल्ड बाय 1y। अब y तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, पॉइंट p नहीं हिलने वाला पूरी वायर के लिए, ठीक है, पॉइंट p इज कांस्टेंट, सो y इज कांस्टेंट। इसको भी इंटीग्रेशन से जो डिनोमिनेटर में बच रहा है बाहर ले आओ जरा, 2k लैम्डा बाय y। अभी होने वाला है काम आसान, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाय 2, क्या बचा अंदर, एक तो बचा cos थीटा और साथ में बच गया d थीटा। लो भाई, cos थीटा की इंटीग्रेशन तो सबको पता होगी, ये तो बड़ी बेसिक सी है। cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin थीटा, तो यहां पे अगर मैं sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो बाय अप्लाइंग लिमिट्स आई विल हैव 2k लैम्डा बाय y, क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन, sin थीटा कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2। अब पहले थीटा की जगह क्या पुट कर दो, पाई बाय 2 माइनस, फिर थीटा की जगह क्या पुट कर दो, लोअर लिमिट दैट इज 0। साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 1 माइनस 0, दैट विल बी 1। तो इस पार्ट को सॉल्व करने का जब कोई फायदा ही नहीं है तो मैं फाइनली यहाँ पे क्या करता हूँ, k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। k की वैल्यू हमें वैक्यूम के लिए पता है क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, y कैंसलेशन करो जो भी होती है, 2 से ये 2 फैक्टर कट करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली हमारे पास बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। लो भाई, ये आ गया फाइनली। इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद जरा एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। वायर को एक्स एक्सिस पे रखा, आधी वायर इधर आधी वायर उधर, तो इन लिमिट्स होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एक एलिमेंट सपोज किया dx लेंथ का और चार्ज कितना था इस पे dq। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो ये ऑब्लीक था, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो इसकी वेक्टर रेजोल्यूशन कर ली, ऊपर है de cos थीटा और इधर है de sin थीटा। ऐसा ही एक एलिमेंट अगर इतने ही डिस्टेंस पे इस तरफ सपोज कर लूं तो sin थीटा कंपोनेंट्स इक्वल और अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, cos थीटा कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन खाली किनका रहेगा, cos कंपोनेंट्स का। तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो हमने प्रीवियसली सीखा था, दैट वाज k लैम्डा dx बाय स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली नहीं था, हमें ये और ये पता है, तो पाइथागोरस लगा के इस डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर मैं सपोज करो इसको r बोल भी दूं बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखता r स्क्वायर, बाद में वो क्या आ जाता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में cos थीटा। तो ऐसा सच आ गया क्योंकि फील्ड है ही इनकी वजह से। अच्छा, फिर यहाँ पे काम को आसान करने के लिए नोटबुक की फोल्डिंग, तो जो लिमिट पहले माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी वो अब 0 से इन्फिनिटी हो गई। साथ में अगर आपने फोल्ड कर दिया तो नोटबुक तो आधी रह गई, और उसको कंपनसेट करने के लिए आपने 2 लगा दिया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की ट्रिग्नोमेट्री से x इज इक्वल टू y tan थीटा। जब इसको सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो x का बन गया dx बाई डी थीटा, y सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे से डी थीटा उधर चला गया, तो ये चीज बन गई। चेंज ऑफ लिमिट कैसे होगा, चेंज ऑफ लिमिट करना क्यों था ये पता चल गया। पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही थी इंटीग्रेशन, dx, तो लिमिट भी किसकी थी
एक्स की। अब जब ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगी, एंगल के, तो आपको इन लिमिट्स को एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसी इक्वेशन को यूज करके चेंज ऑफ लिमिट किया, सब्स्टिट्यूशन की, कैंसलेशन हुई, सिर्फ कॉस बचा, उसको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट आ गया। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव इज वी आर गिवन a ring of radius a circular ring over which the charge is being spread। तो यहां पे मैंने एक रिंग बना ली है जिसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है। यहां पे कुछ नहीं दिया तो मैं पॉजिटिव चार्ज सेफली सपोज करके चल सकता हूं, कोई भी एक चार्ज लेके चलना है हमें, ठीक है। अभी इस रिंग की वजह से इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। पहले तो इतना काम कर लेते हैं, सेकंड लाइन बाद में पढ़ के करेंगे। अच्छा, अभी ये डायग्राम ना बच्चे 3 डायमेंशन में इमेजिन नहीं कर पाते। कंसीडर दिस एज रिंग। आई एम हैविंग अ रिंग, लेट्स से इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस a है, स्मॉल a, राइट, सेंटर से पेरिफेरी का डिस्टेंस। अभी इस पूरे रिंग के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो इसको जब मैंने बोर्ड, अच्छा इसका एक्सिस कौन है, तो ये इसके सेंटर में से अगर ऐसे रख दें तो दिस बिकम्स द एक्सिस, राइट। अभी इस एक्सिस के इसके ऊपर, स्केल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो इस डायग्राम को मैंने बोर्ड पे इस तरह से बनाया है, जस्ट यू टेक अ वॉच, ठीक है। कैसे कैसे बनाया है इसको, इस तरह से। तो रिंग आपके सामने ना एक्चुअली इस तरह से रखी गई है, ना कि इस तरह से। तो कई बच्चे इसको सर्कुलर बनाने की गलती कर जाते हैं, वो ना करें। दिस रिंग इज लाइंग लाइक दिस, और ये इसके अंदर से क्या है, इसका एक्सिस है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छा, तो मैंने इस एक्सिस पे इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P सपोज कर लिया, राइट। और इस पूरी रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया जिसकी लेंथ है dl, और ये चार्ज कितना कंटेन कर रहा है, dq। अच्छा, इस थोड़े से चार्ज के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं कितना होगा। वो जितना भी होगा इट विल बी इन दिस मैनर, उसकी डायरेक्शन ये रही होगी। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, राइट। अब ये जो DE है, दिस इज ऑब्लिक, तो इसको जरा ब्रेक कर लो। इसका इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, इसका इधर होगा कॉस कंपोनेंट, और नीचे को कौन सा कंपोनेंट होगा, नीचे को होगा साइन कंपोनेंट। चलो, अभी आप कहोगे कि सर ये क्यों किया, मुझे आपको कुछ दिखाना है। इस एलिमेंट के बिल्कुल अपोजिट दूसरी तरफ नीचे एक और एलिमेंट काट लो उतनी ही लेंथ का, जो उतना ही चार्ज कंटेन करता हो। तो उतनी ही लेंथ के उतने ही चार्ज कंटेन करने वाले एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, that electric field is going to be this। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इतना हो जाएगा। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सेम एंगल मिला है, तो ये भी सेम एंगल हो गया। अब इस ऊपर वाले ऑब्लिक का इधर कौन सा कंपोनेंट, अगेन कॉस कंपोनेंट, और इसका साइन कंपोनेंट किधर को, ऊपर को। क्योंकि बेटा जितना ये इसके डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस ये है, जितना चार्ज इस पे था उतना ही चार्ज इस पे है। तो दोनों DE दरअसल मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, पर इनकी डायरेक्शन की वजह से देखो क्या होने जा रहा है। जो DE साइन थीटा कंपोनेंट है इस पोर्शन का, और DE साइन थीटा कंपोनेंट है इस पोर्शन का, ये इक्वल और क्या है, अपोजिट। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे यहाँ पे, कैंसिल। और DE cos थीटा दोनों के किधर है, इन द सेम डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएंगे, एल। तो यहां पे मैं आपको समझाना क्या चाहता था कि जो टोटल फील्ड आपको मिलने वाला है, वो टोटल फील्ड तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट्स की वजह से ही मिलने वाला है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं जो हम प्रीवियसली फॉर्मूला डिराइव करके आए हैं लाइन चार्ज के लिए, उसकी सब्स्टिट्यूशन कर दूं, इसको यहां पे रख देते हैं, तो वो कितना आएगा, k टाइम्स यहां पे बनेगा लैम्डा, और एलिमेंट की लेंथ कितनी सपोज की थी हमने, dl, और भाई ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये डिस्टेंस इट इज
आर स्क्वायर, ये आर तो हमने अपनी तरफ से लिखा था, ठीक है। एक्चुअली तो हमें एक्स और ए पता है, तो इस आर को एक्स और ए की टर्म्स में कैसे चेंज करूं? वैसे तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये लिखना चाहिए था ना। पर यहाँ पे आर स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर से, तो यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस, लेट्स राइट इट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपली आ गया। अच्छा, यहां पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि यहां पे हम एंगल वाला इशू नहीं क्रिएट करेंगे। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे? अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द बेस? इट इज x, हाइपोटेन्यूज r, तो x बाय r आना चाहिए। r हम फिर से पाइथागोरस लगा के निकालें तो कितना आना चाहिए? इट मस्ट बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है? 1/2। यहां ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन किसके लिए चलेगी? डीएल के लिए चलेगी। डीएल था क्या? डीएल इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा था। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, मैं ऐसे कई सारे डीएल बनाऊंगा इस पूरी लूप पे, और सभी को क्या करूंगा? ऐड, तो इसका सरकमफ्रेंस नहीं आ जाएगा ये। तो डीएल की स्टार्टिंग जहां से आपकी हुई थी वो 0.0 हो गया। जब आप एक पूरा राउंड मार के आ जाओगे वापस वहीं पे, तो आप कितनी लेंथ कवर करके आओगे? इक्वल टू द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई इंटू रेडियस। वो रेडियस यहाँ पे कितना है? a। तो देखो, बड़ा सिंपली एक ही स्टेप में कितना कुछ सब्स्टिट्यूट हो गया। अभी जो चीजें बाहर आ सकती हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, राइट। क्या कुछ आ सकता है यहां से बाहर? सबसे पहले तो k और लैम्डा बाहर आ जाएंगे, राइट। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी पुट कर दिया था। अच्छा, अभी यहां से एक चीज की हम क्या करेंगे, यहां पे इनको क्लब कर देंगे। जब इस चीज को क्लब करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट चल रही थी वही 0 से 2 पाई ए। नाउ यू टेल मी वन थिंग, पी पॉइंट तो आपके लिए फिक्स है, एम आई राइट? मतलब ये जो रिंग है, अगर मेरी इस आर्म पे एक पॉइंट पी लगा दूं, तो इस रिंग के किसी भी हिस्से के लिए, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, वो पॉइंट तो इक्वल डिस्टेंस पे रहा, तो आपके इंटीग्रेशन करने या ना करने से एक्स तो नहीं बदलने वाला। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स नहीं बदल रहा, रिंग का रेडियस नहीं बदल रहा, तो ये सब चीजें कांस्टेंट होने की वजह से किधर आ जाएंगी? बाहर। तो क्या बनेगा? के लैम्डा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर वही 3/2। समझ में आ गया था पावर कैसे 3/2 आ गई? यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ 1.5, 3/2 होता है। इंटीग्रेशन में क्या बचा? सिर्फ डीएल, 0 to 2 पाई ए। अब तुम मुझे बता दो, यहाँ पे डीएल की अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो एल आएगा, उसको सॉल्व करने से मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई ए के। अच्छा, k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दे लगे हाथ, तो अगले स्टेप में कर लेता हूं। यहाँ पे k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एस एच, एक्स एस एच आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एस एच रह गया। उसके बाद यहाँ पे dl की इंटीग्रेशन l आती, अपर लिमिट पुट करके क्या आता? 2 पाई a -0 करने का कोई बेनिफिट नहीं होना था। अच्छा, अभी इसको अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा भी सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो फाइनल यहाँ पे रिजल्ट बनने वाला है, इट विल बी लैम्डा। अच्छा, कुछ और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लैम्डा हमारे पास बन क्या रहा था? वैसे लैम्डा थी यहाँ पे इस पूरी लाइन चार्ज की डेंसिटी। अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो लेट्स से इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो इसका लेंथ कितना है वायर का? 2 पाई ए। तो लैम्डा की ये वैल्यू भी मैं चाहूं तो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। लेट्स डू दैट। अगर मैं लैम्डा की ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ऊपर है क्यू और नीचे कितना है? 2 पाई ए। तो एक 2 पाई ए और आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये वाला 2 पाई ए, ये 2 पाई ए के साथ क्या हो जाएगा? कैंसल। मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाय, इस चीज की पावर कितनी आ जाएगी? लो भाई, ये आ गया।
इसको हमने यहाँ पे कोई नाम दिया था, अगर हम इसको कोई नाम दे देते जैसे कि x, तो ये नेट फील्ड आपका किस तरफ है, अलोंग द एक्सिस है। कौन सा एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस, इसकी तरफ है। अच्छा, फिर सर एक लास्ट लाइन रह गई थी, फटाफट से वो खत्म करवा दो। शो दैट पॉइंट फॉर पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस, अगर ये P पॉइंट बहुत दूर चला जाए तो ये रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह। अगर ये पॉइंट P बहुत दूर हो गया तो x बहुत बढ़ जाएगा, किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में। तो a स्क्वायर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे a स्क्वायर निगलेक्ट कर दूं तो यहां से a स्क्वायर खत्म होते ही x की पावर कितनी थी 2, बाहर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, पावर कितनी बच गई 3, नीचे पावर 3 ऊपर पावर 1, कैंसिल करके नीचे पावर कितनी बनेगी 2। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय एक्स स्क्वायर। जरा याद करो ये एक्सप्रेशन किस चीज का होता था, ये एक्सप्रेशन होता था पॉइंट चार्ज का। तो यहां पे क्या पता चलता है कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर हो गया तो ये रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू एंजॉयड, स्टे कनेक्टेड, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।